विद्यार्थियों, पूर्व में हम कुछ प्रमुख अलंकारों को समझ चुके हैं, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम काव्यशास्त्र के एक अन्य उपादान शब्द शक्ति के संबंध में चर्चा करेंगे। शब्द अर्थवान होते हैं, बिना अर्थ के शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। निरर्थक शब्द पागल का प्रलाप समझे जाते हैं, ऐसे ही बोल दिए जाए तो वो पागल का प्रलाप ही कहा जाएगा। अन्यथा जो भी शब्द बोले जाते हैं वो कोई न कोई अर्थ अवश्य प्रकट करते हैं। शब्दों के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रसंगानुसार उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। सामान्य अर्थ भी अनेक अर्थ होते हैं कुछ शब्दों के, लेकिन प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ लिया जाता है। जैसे सैंधव शब्द का अर्थ नमक भी है और घोड़ा भी है। यदि भोजन करते वक्त कोई कहता है सैंधव लाओ, तो यह स्वाभाविक है कि उस समय नमक ही मांगा जा रहा है और लाने वाले से यही अपेक्षा की जाती है कि वह नमक लाकर देगा। और ऐसे समय पर यदि कोई भोजन करते हुए कहता है सैंधव लाओ और कोई घोड़ा लाकर खड़ा कर दे, तो यह हास्यास्पद प्रसंग हो जाएगा और इसे गलत माना जाएगा कि उसने सही अर्थ नहीं समझा है, उस व्यक्ति को मूर्ख समझा जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई अपने घर से बाहर जा रहा है और कहता है सैंधव लाओ, तो निश्चित रूप से वहाँ पर अर्थ उसका घोड़ा ही होगा। तो इस प्रकार शब्द अर्थवान होते हैं और शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हुए भी प्रसंगानुसार उनके अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। आचार्यों ने शब्द के अर्थों को 3 प्रकारों में बांटा है: अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और इन्हीं के आधार पर शब्द की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति ही है जो कि उस अर्थ का बोध करवाती है। तो जहाँ अभिधार्थ है वहाँ अभिधा नामक शक्ति, अभिधार्थ वहाँ होता है या अभिधा नामक शक्ति वहाँ होती है जहाँ शब्द का प्रचलित कोशीय अर्थ लिया जाता है। जो सामान्य अर्थ है किसी शब्द का, वह अर्थ लिया जाता है। और वह भी शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रसंगानुसार सही अर्थ को, उपयुक्त अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जैसे मोती एक अच्छा लड़का है, आजकल मोती सस्ते हो गए हैं, तो यहाँ पर दोनों में मोती शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। मोती एक लड़के का नाम है, मोती सस्ते हो गए हैं। मोती रात भर भौंकता रहा तो मोती कुत्ते का नाम है। तो ये जो अलग अलग अर्थ हैं, ये व्यक्ति की समझ के अनुसार उसके अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। शब्द के जो प्रयोग हैं वाक्य में, उसके अनुसार, प्रसंग के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। लेकिन अभिधार्थ में, अभिधार्थ वह अर्थ होता है जो किसी भी शब्द का सामान्य, प्रचलित या कोशीय अर्थ है। और जब इस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जाता है या ऐसा अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर अभिधा नामक शब्द की शक्ति कार्य करती है या अभिधा शक्ति होती है। अब हम आते हैं लक्ष्यार्थ पर या लक्षणा पर। तो जहाँ पर अभिधा द्वारा अर्थ प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, यानी साधारण, प्रचलित या सामान्य अर्थ लेने पर उस कथन का, उस वाक्य का या उस पंक्ति का अर्थ नहीं निकलता और ऐसे में उसका अन्य अर्थ, उसके लक्षण के आधार पर उसका अलग अर्थ निकाला जाता है, वहाँ पर लक्ष्यार्थ होता है, वहाँ लक्ष्यार्थ लिया जाता है। अभिधार्थ नहीं होता, लक्ष्यार्थ होता है और वहाँ पर लक्षणा नामक शक्ति कार्य करती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है लक्षणा का, गंगायाम घोष है, गंगा पर गांव है। अब कहा गया गंगा पर गांव है, तो गंगा तो नदी है, नदी में प्रवाह है, उस पर गांव कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर उसका अभिधार्थ या जो वाच्यार्थ है वो नहीं प्राप्त होता, वाच्यार्थ से उसका अर्थ हमें नहीं मिल पाता, उसमें बाधा उत्पन्न हुई।
तो उसका लाक्षणिक अर्थ या लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया कि गंगा तट पर गांव है। वह गांव गंगा के एकदम समीप, गंगा के तट पर बसा हुआ है और वहाँ पर लक्षणा नामक शक्ति कार्य करती है। अब लक्ष्यार्थ जैसे और उदाहरण हम लेते हैं कि कहा जाए कि बैल एक चौपाया है, पशु है, और किसी व्यक्ति को कह दिया जाए तुम तो निरे बैल हो, तो वहाँ पर वह चौपाया तो नहीं है। तो बैल का जो प्रचलित अर्थ है वो न निकलकर उस व्यक्ति की मूर्खता के प्रति जो क्रोध है वो वहाँ व्यक्त हो रहा है, और उसकी मूर्खता का भाव वहाँ व्यक्त हो रहा है कि उसकी मूर्खता पर यह कहा जा रहा है कि तुम तो निरे बैल हो। तो यहाँ पर लक्षणा के द्वारा उसका अर्थ प्राप्त होता है और यहाँ पर लक्षणा नामक शब्द की शक्ति कार्य करती है। तीसरा है व्यंग्यार्थ और व्यंजना नामक शब्द शक्ति। तो जब अभिधा द्वारा अर्थ उत्पन्न हो जाता है या अभिधा द्वारा अर्थ में बाधा पहुँचने पर लक्षणा द्वारा अर्थ उत्पन्न हो जाता है, लाक्षणिक अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, ये सब भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार अभिप्रेत अर्थ, कोई और आशय उससे निकलता है। तो जो अभिधा से अर्थ प्राप्त हुआ वो पर्याप्त नहीं है, उसका आशय कुछ और निकलता है। या लक्षणा से जो अर्थ प्राप्त हुआ वो भी पर्याप्त नहीं है, उसके अतिरिक्त भी आशय उसमें शेष रह जाता है। वहाँ पर वो उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं और वहाँ पर व्यंजना नामक शब्द की शक्ति कही जाती है या व्यंजना नामक शब्द की शक्ति कार्य करती है। जैसे हम उदाहरण देते हैं अभिधा और लक्षणा, दोनों के उदाहरणों से हम इसको समझेंगे कि कैसे व्यंग्यार्थ हैं वो अभिधा और लक्षणा के पश्चात भी जो अर्थ निकलते हैं वो व्यंग्यार्थ कहलाते हैं। जैसे हम अभिधा का उदाहरण लें, किसी बालक ने कहा संध्या हो गई, एक चौक पे खड़े होकर कह दिया संध्या हो गई, तो अभिधा द्वारा अर्थ उसका केवल इतना ही निकलता है, संध्या की सूचना उसने दे दी, समय की सूचना दे दी कि यह समय हो गया है। अब उसके अनेक व्यंग्यार्थ यहाँ पर प्रकट होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। बालकों के लिए जो खेल रहे हैं उनके लिए घर लौटने का समय हो गया, घर में जो गृहिणी है वह सोचती है भोजन पकाने का समय हो गया, या संध्या बाती दिया बत्ती करने का समय हो गया, वाले सोचते हैं गायों के लौटने का समय हो गया। ऐसे अनेक प्रकार के अर्थ उसमें से और व्यंजित होते हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को कहे तुम्हारे चेहरे से तो एकदम मूर्खता टपकती है, और सामने वाला जवाब देता है ओह मुझे पता नहीं था, मेरा चेहरा प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है एक बात कि मेरा चेहरा प्रतिबिंब है, यहाँ पर अभिधा से हमें इसका अर्थ मिलता है वो पर्याप्त नहीं है, और यहाँ पर इसका हम व्यंग्यार्थ ग्रहण करते हैं। व्यंग्यार्थ यहाँ पर प्राप्त होता है कि वह कहना यह चाहता है प्रतिबिंब जिसमें हम अपना मुख देख पाते हैं, दर्पण। मेरा चेहरा दर्पण है, तो चेहरे में दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह कहता है मेरा चेहरा दर्पण है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो तुम मुझ में उस दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हो, अर्थात तुम मूर्ख हो और तुम्हें मेरे चेहरे में जो कि एक दर्पण समान है उसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभिधा द्वारा तो इसका एक सामान्य सा अर्थ निकल जाएगा कि मेरा चेहरा दर्पण है, लेकिन इसमें व्यंग्यार्थ प्रकट होंगे, उन्हीं से इसका अर्थ पर्याप्त होगा, क्योंकि अभिधा द्वारा जो अर्थ मिल रहा है वो अर्थ इसका पर्याप्त नहीं है, और इसका अर्थ जो वास्तव में वो कहना चाहता है, जो उसका व्यंग्यार्थ है कि मेरा चेहरा दर्पण है, जिस अर्थात इसमें तुम्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अर्थात मैं नहीं तुम ही मूर्ख हो। इसी प्रकार से हमने लक्षणा का उदाहरण लिया था, गंगा पर गांव है, गंगायाम घोष, गंगा पर गांव है। जब गंगा पर गांव है कहा गया तो अभिधा द्वारा अर्थ प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई। लक्षणा से हमने उसका अर्थ लिया कि गंगा के तट पर गांव है, लेकिन इसके पश्चात भी इसमें से कुछ और अर्थ
ध्वनित होते हैं और अर्थ व्यंजित होते हैं, जो व्यंग्यार्थ कहे जाते हैं, और वहाँ पर व्यंजना नामक शब्द की शक्ति कही जाती है। जैसे वह गांव गंगा के इतना निकट है, गंगा के तट पर है, तो वहाँ पर हरियाली होगी, शीतलता होगी, पवित्रता होगी। गंगा की सी पवित्रता और शीतलता वहाँ पर होगी, वहाँ बहुत हरियाली होगी, वहाँ का वातावरण बहुत सुरम्य होगा, बहुत अच्छा होगा। और यह अर्थ भी निकल सकता है कि यदि वहाँ जाकर रहा जाए तो नित्य गंगा स्नान का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हमने एक सामान्य तौर पर, हम अधिक परिभाषाओं के भेद में उस पचड़े में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि विस्तार से आपको तृतीय वर्ष में पूरा काव्यशास्त्र पढ़ना है। यहाँ पर केवल रीतिकालीन कविता को समझने के पहले काव्यशास्त्र के कुछ जो प्रमुख उपादान हैं, जिन्हें समझना मैं समझती हूँ कि आपके लिए आवश्यक है, उनके बारे में हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमने शब्द शक्ति को समझने का प्रयास किया। कल हम काव्य गुण और काव्य दोष, उनके संबंध में चर्चा करेंगे।